हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार का भूगोल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किस समूह की नदियाँ गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो इनके नाम है गंडक, कमला और बागमती। ये तीनों नदियाँ जो है बिहार में गंगा में उत्तर से आकर मिलती है। अब अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात पश्चिम चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। अब अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? तो इसका नाम है नेपाल। नेपाल देश की सीमा बिहार से जुड़ती है। अब अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर है मुंगेर। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात मानसूनी पर्णपाती वन। बिहार में मानसूनी पर्णपाती वन के अधिकता पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात इनमें से कोई नहीं। अब अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर है बी 345। मान लेते हैं यह एक बिहार का नक्शा है, तो इसमें ये उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई है 345, जिसे आप 3, 4, 5 करके भी याद रख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात 13वां। अब अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर है किशनगंज। किशनगंज जिला जो है बिहार का सर्वाधिक वर्षा अर्थात यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो इसका उत्तर है 918। आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो इसे याद रखेंगे 918। अब अगला प्रश्न है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है, पटना का मानक समय भारत के मानक समय से क्या है? तो इसका उत्तर है आगे। पटना का मानक समय भारत के मानक समय से आगे है। अब अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर है प्रथम। जनसंख्या घनत्व मतलब 1 किलोमीटर वर्ग में रहने वाले लोगों की संख्या। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में पहला स्थान है, अर्थात यहाँ 1 किलोमीटर वर्ग में सबसे अधिक लोग रहते हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका उत्तर है उत्तरी गोलार्ध में। बिहार किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका उत्तर है उत्तरी गोलार्ध में। अब अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा पाइराइट कहाँ मिलता है? तो इसका उत्तर है बिहार में। भारत में सबसे ज़्यादा पाइराइट कहाँ मिलता है? तो बताएंगे बिहार। अब अगला प्रश्न है, बिहार की मुख्य नकदी फसल निम्नांकित में से कौन सी है? तो इसका उत्तर है गन्ना। बिहार की मुख्य नकदी फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा गन्ना। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक निम्नांकित में से किस नदी को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कोसी नदी को। बिहार का शोक निम्नांकित में से किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को, क्योंकि यह
हर साल बिहार में बाढ़ लाती है और अपने मार्ग को अचानक परिवर्तित कर देती है, जिस कारण से बिहार में बाढ़ आ जाता है। अब अगला प्रश्न है, जूट का उत्पादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो इसका उत्तर है ए पूर्णिया। जूट का उत्पादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो पूर्णिया। अब अगला प्रश्न है, बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है उत्तरी क्षेत्र में। बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो उत्तरी क्षेत्र में। अब अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर है गया। बिहार का सर्वाधिक गर्म अर्थात बिहार में वह जिला कौन सा है जहां सबसे ज़्यादा गर्म अर्थात गर्मी होती है? तो इसका उत्तर है गया। और ठंड भी सबसे ज़्यादा यहीं होती है बिहार में। अब अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी है कौन सी? तो इसका उत्तर है दोमट मिट्टी। बिहार में सर्वाधिक भूभाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका उत्तर देंगे हम लोग दोमट मिट्टी। अब अगला प्रश्न है, वाल्मीकि वन अभ्यारण्य अवस्थित है कहाँ? तो इसका उत्तर है पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि वन अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा पश्चिम चंपारण में। अब अगला प्रश्न है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो इसका उत्तर है 45.85%। पुराने बिहार का 45.85% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था। अब अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया है? तो इसका उत्तर है लगभग 54%। जब इसे आप 100 में से 45.85 को घटाओगे तो लगभग 54% भाग बचेगा। अब अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या है कितनी? तो इसका उत्तर है 3। कौन कौन से? तो उत्तर प्रदेश, ये मान लेते हैं ये बिहार का नक्शा है, ये गंगा नदी है, बिहार के पूर्व में है पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में यहाँ उत्तर प्रदेश है। तो याद रखेंगे कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है और बिहार के उत्तर में नेपाल है जो कि एक देश है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत के किस राज्य की सीमा बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो अभी हम लोगों ने बताया कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। तो कौन सा राज्य बचा? तो इसका उत्तर है उड़ीसा, जो है बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार विस्तृत है तो कर्क रेखा के उत्तर में। बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में। अब अगला प्रश्न है, बिहार के उस जिले का नाम बताएं जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। तो इसका उत्तर है रोहतास। बिहार के उस जिले का नाम बताइए जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। तो इसका उत्तर होगा रोहतास। अब अगला प्रश्न है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो इसका उत्तर है 173 फीट। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है 173 फीट। अब अगला प्रश्न है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात 56,980 वर्ग किलोमीटर पर। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो लगभग 56,980 वर्ग किलोमीटर। अब अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो इसका उत्तर है 33,670 वर्ग किलोमीटर। अब अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तर पश्चिमी में स्थित
हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है क्या? तो इसका उत्तर है दून घाटी। बिहार के उत्तर पश्चिमी में स्थित हरहा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है? तो दून घाटी। अब अगला प्रश्न है, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की ढाल है तो दक्षिण से उत्तर की ओर, अर्थात इस ओर। मान लीजिए ये एक बिहार का मैप है तो इसका ढाल है दक्षिण से उत्तर की ओर। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? तो इसका उत्तर है 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी है? तो इसका उत्तर है पश्चिम चंपारण में। अब अगला प्रश्न है, नालंदा जिले में स्थित है तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी, अर्थात राजगीर की पहाड़ियाँ, गिरिया की पहाड़ियाँ और बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी, ये तीनों पहाड़ियाँ नालंदा जिले में है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत हैं तो इसका उत्तर है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत हैं तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की जो चोटी है उसे सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर राज्य सीमा नहीं बनाता? तो इसका उत्तर है बक्सर। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता? अर्थात बिहार का वैसा राज्य जिसका सीमा झारखंड से नहीं बनती उसके नाम है इनमें से बक्सर। अब अगला प्रश्न है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों की सही समूह है? तो इसका उत्तर है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये सभी जिलों जो हैं पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः स्थित हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के कितने ज़िले हैं? तो आइए गिनते हैं। तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, अर्थात नेपाल की सीमा को बिहार के कुल 7 जिले स्पर्श करते हैं। उनके नाम आप क्रम से याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है, झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों की सही समूह है? तो इसका उत्तर है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। झारखंड की सीमा को ये कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल 8 जिले स्पर्श करती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका उत्तर है रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो रोहतास एवं कैमूर की पठारी भाग में। अब अगला प्रश्न है, बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा की जाती है, उसकी सही समूह है? तो इसका उत्तर है धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा और जूट। बिहार के भांगर मिट्टी में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा और जूट। अब अगला प्रश्न है, बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है, अर्थात बिहार में बलसुंदरी मिट्टी में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं? तो उनके नाम है धान, गेहूँ, गन्ना और चना। अब अगला प्रश्न है, बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है कौन सी? तो इसका उत्तर है दलहन,
तिलहन और गेहूँ। अब अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो इसका उत्तर है खादर। अब अगला प्रश्न है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं, तो इसका उत्तर है कछारी मिट्टी से, अर्थात बिहार के अधिकांश भाग में कौन सा मिट्टी फैला है, तो इसका नाम है कछारी मिट्टी। अब अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है, तो इसका उत्तर है बंगाल की खाड़ी से। बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से प्राप्त होती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार कितनी होती है, तो इसका उत्तर है सी, अर्थात 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। लू अर्थात जो गर्मी के दिनों में काफ़ी गर्म हवा बहती है उसे लू कहा जाता है, जिसकी रफ्तार लगभग बिहार में 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अब अगला प्रश्न है, किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है, तो इसका उत्तर है बी, अर्थात उत्तर पूर्व मैदानी भाग में। ये मानते हैं बिहार का मैप है तो यह यहाँ अर्थात बिहार के उत्तर पूर्व मैदानी भाग में पड़ता है। अब अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है, तो इसका उत्तर है ए, अर्थात संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, तो इसका उत्तर है पटना। वहीं वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये है चंपारण में। कौन सा, तो पश्चिम चंपारण में। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह है रोहतास में। और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है, तो इसका उत्तर है बोध गया में। और राजगीर अभ्यारण्य यह है नालंदा में। अब अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है, तो यह बक्सर जिले में बिहार में प्रवेश करती है। अब अगला प्रश्न है, गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितनी है, तो इसका उत्तर है 425 किलोमीटर, अर्थात बिहार में गंगा नदी 425 किलोमीटर में बहती है। उसके बाद बंगाल में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जबकि गंगा की एक्चुअल लंबाई है 2525 किलोमीटर। यह गंगा की एक्चुअल लंबाई है, जिसमें 425 किलोमीटर वह बिहार में सफ़र करती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा की ऊपरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो इसका उत्तर है कोसी नदी। बिहार में गंगा की ऊपरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, जिसकी लंबाई है 120 किलोमीटर, याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, इसकी लंबाई बिहार में है। देखिए वही प्रश्न आपसे पूछ दिया जो मैंने ऊपर बतलाया, यहाँ 120 किलोमीटर। अब अगला प्रश्न है, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, तो इसका उत्तर है सारण जिले में। घाघरा नदी बिहार के सारण जिले में बिहार में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम अर्थात यह कहाँ से, अर्थात सोन नदी कहाँ से निकलता है, तो इसका उत्तर है अमरकंटक से। अब अगला प्रश्न है, दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल क्या है, तो इसका उत्तर है पलामू की चोरहा पहाड़ी से, अर्थात पुनपुन नदी का उद्गम स्थल पलामू की चोरहा पहाड़ी है। अब अगला प्रश्न है, कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है, तो इसका उत्तर है चौसा में। कर्मनाशा नदी जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, यहाँ आपसे पूछा जाएगा कर्मनाशा नदी कहाँ से निकलती है, तो
विंध्याचल पहाड़ी से। और यह बिहार में गंगा में किस जगह मिलती है? तो यह है चौसा। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? तो यह है नवादा में। अब अगला प्रश्न है, बिहार में गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है? तो इसका उत्तर है राजगीर। राजगीर में आप जाइएगा तो यहाँ एक कुंड है जहाँ गर्म पानी निकलते रहती है। अब अगला प्रश्न है, वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो इसका उत्तर है कोसी नदी। अब अगला प्रश्न है, एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है? तो उसका नाम है अजय। अब अगला प्रश्न है, मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के स्रोते का सही समूह कौन सा है? तो इसका उत्तर है उपयुक्त ए और बी दोनों। अर्थात मुंगेर जिले में कौन कौन से गर्म जल के स्रोते हैं? तो उनके नाम है सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड, नानक कुंड और सूर्य कुंड। ये सभी जो है गर्म जल के स्रोत हैं जो मुंगेर जिले में अवस्थित है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका उत्तर है बूढ़ी गंडक। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा है। अब अगला प्रश्न है, फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो इसका उत्तर है बोध गया। फल्गु नदी की खासियत है, जब आप इसे थोड़ा सा भी खोदेंगे तो आपको यहाँ से तुरंत पानी आ जाएगा, लेकिन देखने में यह सूखा प्रतीत होगा। अब अगला प्रश्न है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है? तो इसके नाम है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है कहाँ से? तो पूर्व से पश्चिम की ओर। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस नदी को सदानीरा नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है गंडक को। बिहार के किस नदी को सदानीरा नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है गंडक। इसे आप ऐसे भी बता सकते हैं कि गंडक नदी को सदानीरा नाम से भी जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखा में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताएं? तो इसका उत्तर है बराबर के पहाड़ी के निकट। अब अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो इनके नाम है गंडक, कमला और बागमती। ये तीनों नदियाँ जो है उत्तर से आकर गंगा में मिलती है। अब अगला प्रश्न है, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है दोआब भूमि। यहाँ मान लेते हैं ये दो नदी है और इनके जो बीच भूमि है इसे दोआब भूमि कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? तो इसका उत्तर है 47 किलोमीटर। यह कहाँ है? तो यह है नवादा जिले में। अब अगला प्रश्न है, उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार अर्थात गति सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक की जो धारा की गति है सबसे अधिक है सभी नदियों की अपेक्षा बिहार में। अब अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसका उत्तर है गंडक। अब अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है? तो इसका उत्तर है सोन कनाल। बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी है? तो इसका नाम है सोन कनाल। अब अगला प्रश्न है, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? तो इसका उत्तर है 1965 ईस्वी में। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? तो इसका उत्तर है 1965 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है, कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो इसका उत्तर है बिहार और नेपाल की। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो यह है बिहार और नेपाल की। अब अगला प्रश्न है, कोसी नदी परियोजना बिहार के
किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका उत्तर है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। कोसी नदी परियोजना बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो इसके नाम है उपयुक्त सभी, अर्थात सोर नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना और कोसी नदी घाटी परियोजना। अब अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो इसका उत्तर है सोन नहर प्रणाली, क्योंकि यह सबसे पुरानी नहर प्रणाली है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो इसका उत्तर होगा सोन नहर प्रणाली। अब अगला प्रश्न है, बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? तो इसका उत्तर है चावल, अर्थात बिहार में सबसे ज़्यादा लोग चावल खाना पसंद करते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो इनके नाम है धान। बिहार में कौन खरीफ फसल है? तो इसका उत्तर है धान। अब अगला प्रश्न है, बिहार में मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका उत्तर है दरभंगा। यह काले रंग का होता है। बिहार में मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो इनके नाम है दरभंगा। अब अगला प्रश्न है, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इसका उत्तर है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो यह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। अब अगला प्रश्न है, बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है, तो यह भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है किस क्षेत्र में? तो यह बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। अब अगला प्रश्न है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा फसल है, तो इसका उत्तर है गेहूँ। बिहार में सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है और उसके बाद गेहूँ। अब अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो अभी हमने बताया यह उत्तर पूर्वी भाग में होता है, अर्थात पूर्णिया एवं कटिहार में। यह बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका उत्तर है मुजफ्फरपुर में। बिहार में किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आप बताएंगे मुजफ्फरपुर। यहाँ का लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग है कौन सा? तो चीनी उद्योग। अब अगला प्रश्न है, बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है, तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी, अर्थात जूट उद्योग, चीनी उद्योग और चाय उद्योग। ये सभी जो हैं बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य है, तो इसके उत्तर है बिहार, अर्थात मात्र बिहार राज्य में ही पाइराइट का उत्पादन किया जाता है पूरे भारत में। अब अगला प्रश्न है, बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार कहाँ है? तो इसका उत्तर है उपयुक्त ए और बी दोनों, अर्थात जमुई में और पश्चिम चंपारण में। ये दोनों जगह सोना के सुरक्षित भंडार हैं। अब अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है तराई। शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को तराई कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु है कैसी? तो इसका उत्तर है भूमध्य सागरीय। बिहार की जलवायु है भूमध्य सागरीय। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो इसका उत्तर है गंगा नदी। निम्नांकित में बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर है गंगा नदी। अब अगला प्रश्न है, सोमेश्वर पहाड़ियाँ स्थित है, तो यह है चंपारण में। सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा चंपारण, जो कि पश्चिम चंपारण है। अब अगला प्रश्न है, दियारा का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है वैसा क्षेत्र जो कि बाढ़ से ग्रस्त रहता है। दियारा का अर्थ है
बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। अब अगला प्रश्न है, कोसी परियोजना शुरू हुआ कब? तो 1954 में। कोसी परियोजना कब शुरू किया गया? तो 1954। अब अगला प्रश्न है, बिहार में दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ? तो यह सबसे पहले बिहार के मुजफ्फरपुर में 1978 में दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया। बिहार में दूरदर्शन केंद्र सबसे पहले मुजफ्फरपुर में 1978 में स्थापित किया गया। अब अगला प्रश्न है, वाल्मीकि नगर किसका अभ्यारण्य है? तो इसका उत्तर है बाघों का। यहाँ बाघों का संरक्षण किया जाता है। वाल्मीकि नगर में किसका अभ्यारण्य है? तो इसका उत्तर है बाघों का। अब अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम और संगम बिहार में है? तो इसका उत्तर है बूढ़ी गंडक। किस नदी का उद्गम और संगम बिहार में है? तो इसका उत्तर है बूढ़ी गंडक। अब अगला प्रश्न है, बहुचर्चित बिहार भूकंप 1934 के किस माह में आया था? तो इसका उत्तर है मई में। बहुचर्चित बिहार भूकंप 1934 के किस माह में आया था? तो इसका उत्तर है मई, अर्थात बिहार में 1934 में मई महीने में भीषण भूकंप आया था। अब अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है निम्नलिखित में से? तो इसका उत्तर है सोन, द्रोणवती यह सुमेलित नहीं है। अब अगला प्रश्न है, कुंड और ताल स्थलाकृतियाँ पाई जाती है कहाँ? तो इसका उत्तर है पर्वत और मैदानों में। कुंड और ताल स्थलाकृतियाँ कहाँ पाई जाती? तो पर्वतों और मैदानों में। अब अगला प्रश्न है, साल महुआ आसन वाले वन किस प्रकार के वन हैं? तो यह है शंकुधारी वन। साल महुआ आसन वाले वन किस प्रकार के वन है? तो इसका उत्तर है शंकुधारी वन। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट है। बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट। अब अगला प्रश्न है, बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण। ये चारों जगह बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर है भागलपुर। बिहार में सबसे ज़्यादा आर्द्रता वाला जिला है भागलपुर। अब अगला प्रश्न है, कौन से समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाता है? तो इसका उत्तर है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कौन से समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाता है? तो इसका उत्तर है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ये तीनों नदियां जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाता है, इसलिए आप लोग इसे याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है बेगूसराय। बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से जाना जाता है? तो बेगूसराय। अब अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर है 1990 में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर है 1990 में। अब अगला प्रश्न है, भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका उत्तर है गंडक। भागलपुर शहर किस नदी के किनारे है? तो गंडक नदी के किनारे। अब अगला प्रश्न है, बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है जो क्षेत्रफल में 13वां सबसे बड़ा तथा जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है जो क्षेत्रफल में 13वां सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अब अगला प्रश्न है, पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। अब अगला प्रश्न है, बिहार के साथ गंडक परियोजना में किस राज्य की साझेदारी है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश की, अर्थात गंडक परियोजना
किन दो राज्यों के बीच है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश। अब अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कोसी नदी को, क्योंकि यह नदी हर वर्ष अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर है पूर्णिया। बिहार के पूर्णिया जिले में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है, बिहार में पुरातात्विक स्थल चिरांद कहाँ अवस्थित है? तो यह है सारण में। बिहार में पुरातात्विक स्थल चिरांद कहाँ स्थित है? तो यह है सारण में। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से घिरी हुई है? तो मैंने आपको पहले बतलाया 3 राज्यों से। अब आपको हमें कमेंट करके बतलाना है वे राज्य के नाम क्या क्या हैं। अब अगला प्रश्न है, हाजीपुर किस लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर है फल परिसंकरण के लिए। हाजीपुर किस लिए जाना जाता है? तो यह है फल परिसंकरण के लिए। अब अगला प्रश्न है, बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश किस क्षेत्र में है? तो इसका उत्तर है उत्तरी बिहार में, क्योंकि यहाँ हर साल बाढ़ आती है, जिस कारण से यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो इसका उत्तर है बागमती नदी। यह बिहार के उत्तरी मैदानी भाग को लगभग 2 भागों में बांटती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के पूर्वी भाग में किसकी अधिक खेती होती है? तो इसका उत्तर है पटसन की। बिहार के पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा पटसन की खेती होती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर है 10.46%। बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का लगभग 10.46% है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर वन जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है गया। बिहार का कौन सा शहर वन जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है गया। अब अगला प्रश्न है, बिहार शिक्षा परियोजना किसकी भागीदारी से शुरू की गई है? तो इसका उत्तर है यूनिसेफ। यूनिसेफ की भागीदारी से बिहार शिक्षा परियोजना शुरू की गई है। अब अगला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों के नाम हैं। तो उनके नाम हैं गंगा, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानदी आदि। ये सभी नदियाँ हिमालय क्षेत्र से निकलकर बिहार में आती है। फिर से पढ़ते हैं, हिमालय क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों के नाम हैं गंगा, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा आदि। अब अगला प्रश्न है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो इसका उत्तर है सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु, सकरी आदि। ये सभी जो हैं दक्षिणी पठारी क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में कुल भू क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग बहुफसली क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर है 19.6%। अब अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित नगरों में से कौन सा पर्यटन स्थल है? तो इसका उत्तर है लौरिया। ऐसे तो यहाँ काफ़ी पर्यटन स्थल है, लेकिन इनमें बतलाना है चुनकर, तो इनके नाम होंगे लौरिया। अब अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जनपद जनसंख्या से झारखंड से अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाती? तो इसका उत्तर है बक्सर। बक्सर जिला जो है झारखंड राज्य के साथ सीमा नहीं बनाती है। ये प्रश्न आपको दोबारा इसमें दे दिया है। अब अगला प्रश्न है, धारवाड़ समूह की चट्टान अवसादे पाई जाती है। तो इसका उत्तर है बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में धारवाड़ समूह की चट्टान अवसादे पाई जाती है। तो बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में। अब अगला प्रश्न है,
बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है? तो इसका उत्तर है इन सबों से नई। बिहार की सोमेश्वर श्रेणियाँ इन सभी श्रेणियों से नई है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है? तो इसका उत्तर है एक भ्रंश घाटी में। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है भ्रंश घाटी में। अब अगला प्रश्न है, यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता, कौन सा राज्य? तो बिहार राज्य जो है नमक का उत्पादन नहीं करता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है? तो इसका उत्तर है 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, अर्थात बिहार राज्य में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर होती है। अब अगला प्रश्न है और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर है 86 डिग्री देशांतर, ये जो है बिहार से होकर गुजरती है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।